बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट, आज के सेशन में जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स का, हम उसको डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करेंगे हीट इंजन से। हीट इंजन क्या होता है जी? सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हीट इंजन इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। यानी कि कोई भी ऐसी डिवाइस जो हीट को मैकेनिकल वर्क में, यूजफुल मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर सके, उसको हम हीट इंजन कहते हैं। स्टीम इंजन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, ये सारे के सारे हीट इंजन की एग्जांपल्स हैं, क्योंकि सब के सब जो है वो एज अ हीट जो है हीट एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे पिक्चर में एक सिंपल जो है हीट इंजन दिखाया गया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा ये ऊपर वाला है जिसको हम हॉट रेजर्वायर कहते हैं। हॉट रेजर्वायर क्या होता है? इसका टेम्परेचर T1 है। इसका टेम्परेचर ये हाई टेम्परेचर होता है और ये हमेशा हाई टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करके रखता है, चाहे इसमें से हीट को जितना मर्जी निकाल लिया जाए, और इसको इन शॉर्ट HTRB कहते हैं। दूसरी तरफ ये नीचे वाला हमारा जो इसको कोल्ड रेजर्वायर कहते हैं। कोल्ड रेजर्वायर का जो टेम्परेचर है वो हमेशा कम रहता है, चाहे इसमें जितनी मर्जी हीट ऐड कर दी जाए या निकाल ली जाए। इसको LTRB कहते हैं। और उसके साथ साथ हीट इंजन के अंदर जो मटेरियल यूज किया जाता है वो एक गैस है जो एक साइक्लिक प्रोसेस में इस्तेमाल होती रहती है। अब हीट इंजन करता क्या कि हीट एनर्जी Q1 को अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब करता है। Q1 एनर्जी को हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से रिसीव करता है और फिर उसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करता है, और जो रेजिड्यू एनर्जी बचती है उसको LTR यानी कि लो टेम्परेचर रिजर्वायर जो है उसके अंदर डंप कर देता है। ये इसका प्रोसेस है। मैथमेटिक्स इसका देखें तो चूंकि इसके अंदर जितनी भी जो हीट है वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो रही है। मतलब ये होगा कि उसकी सारी हीट जो वर्क में चेंज हो रही है, उसकी एनर्जी में, उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गैस जो है वो एक साइक्लिक प्रोसेस में चल रही है, एक साइक्लिक प्रोसेस में काम करती है। और साइक्लिक प्रोसेस वही होता है जिसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो जीरो रहती है, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस जिस स्टेट से चलता है उसी स्टेट पर वापस आ जाता है। तो इसका मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी जीरो होगी। अगर इंटरनल एनर्जी उसकी जीरो रहेगी तो इसका मतलब ये होगा कि टोटल का टोटल जो उसको हीट प्रोवाइड की गई है वो सारी की सारी जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। और यहाँ पे ये जो डेल्टा Q है ये डिफरेंस होता है बिटवीन द Q1 एंड Q2। Q1 क्या है? वो हमारे पास हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर है जो हाई होता है। Q2 हमारा लो टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर है, और उनसे आने वाले जो वर्क डन है उसको हम Q1 माइनस Q2 से डिनोट करते हैं। ओके जी, फर्दर हम इसकी जो परफॉर्मेंस है हीट इंजन की, हम उसको एफिशिएंसी से डिनोट करते हैं, जिसको थर्मल एफिशिएंसी कहा जाता है, और इसको इस फॉर्मूला की मदद से कैलकुलेट किया जा सकता है, विच इज वर्क डन बाय द इंजन डिवाइडेड बाय हीट एब्जॉर्ब बाय द इंजन। कि यानी कि वो कितनी हीट को एब्जॉर्ब करके कितने यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, इस रेशो को हम थर्मल एफिशिएंसी कहते हैं। इसको ईटा से डिनोट करते हैं। वर्क डन क्या है? वो Q डेल्टा W है, और जो उसने हीट एब्जॉर्ब किया वो क्या है? Q1 है। अब यहां से डेल्टा W जैसे कि हम पीछे निकाल चुके, Q1 माइनस Q2 होता है, प्लेस कर देंगे। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 1 माइनस Q2 ओवर Q1। यहाँ पे Q1 जो हमारे पास हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर, और Q2 जो है वो लो टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर फर्ज हम ये कर लें कि हीट इंजन जो है उसका जो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है, हाई टेम्परेचर HTR से वो जितनी हीट ले रहा है वो सारी की सारी जो है वो वर्क में कन्वर्ट कर दे, और लो टेम्परेचर रिजर्वायर LTR जो Q2 है वो फर्ज कर ले जीरो के इक्वल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जितना वो Q1 यहां से ले रहा है वो सारे का सारा किस में कन्वर्ट हो रहा है? हीट में, और Q2 क्या हो गया है? जीरो। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा? हम इसको जीरो प्लेस करते हैं, सॉल्व करें तो ईटा इज इक्वल टू 1, विच मीन इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 100% हो जाएगी। मतलब ये कि जितना वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से, उतनी ही हीट जो है वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट होगी, और कोई हीट जो है वो लो टेम्परेचर रिजर्वायर में नहीं आती। बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। इसको कहते हैं 100% जो एफिशिएंसी है, और 100% एफिशिएंट इंजन बनाना किसी भी तरह से मुमकिन नहीं है, क्योंकि समहाउ किसी ना किसी तरह से जो एनर्जी है वो सिस्टम के अंदर जाया होती
होती है फ्रिक्शन की सूरत में, साउंड की सूरत में, या और कई उसके जो है वो तरीके होते हैं जिसमें जो हीट है वो जाया होती है। तो हमेशा जो प्रैक्टिकल इंजन है उसकी एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती, उसमें कुछ ना कुछ लॉस जरूर होता है। आगे एक एग्जांपल है जी जिसको आप सिंपल फार्मूलाज लगा के उसको जो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं जी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें बताता है कि हीट और मैकेनिकल वर्क ये इंटरकन्वर्टेबल है, यानी कि हीट को मैकेनिकल वर्क में, मैकेनिकल वर्क को हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसा कि हम हीट इंजन में देख चुके हैं कि ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल है। वैसे तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बहुत सारी जो स्टेटमेंट्स है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, सबसे ज्यादा जो कोट की जाती हैं, हम उनमें से दो स्टेटमेंट्स जो उनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज लॉर्ड कैल्विन स्टेटमेंट। लॉर्ड कैल्विन क्या कहते हैं? वो कहते हैं इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन ऑपरेटिंग कंटिन्यूअसली in a cycle which takes heat from a heat source at high temperature and performs an equivalent amount of work without rejecting any heat to heat sink at low temperature. लॉर्ड कैल्विन ये कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है कि ऐसा इंजन बनाया जाए तो वो हाई टेम्परेचर रेजर्वायर से जितनी हीट एब्जॉर्ब करे उस सारे को वर्क में कन्वर्ट कर दे और कोई हीट जो है वो लो टेम्परेचर रेजर्वायर को रिजेक्ट ना करे। मतलब जितनी वो इनपुट ले रहा है वो सारी की सारी आउटपुट बना के भेज दे। इसको ये ऐसा करना मुमकिन नहीं है। इसको हम जो है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेटमेंट कहते हैं बाय लॉर्ड कैल्विन। इसी तरह जो हमारे पास दूसरी जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास है ये रुडोल्फ क्लॉसियस जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। वो कहते हैं इट इज इम्पॉसिबल टू कॉज हीट टू फ्लो फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू अ हॉट बॉडी विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क। कह रहे कि ये मुमकिन नहीं है कि आप लो टेम्परेचर वाली किसी बॉडी से टेम्परेचर को निकालें और उसको हाई टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ लेके चले जाएं विदाउट एनी वर्क। यानी कि हमेशा नॉर्मली ये होता है कि हाई टेम्परेचर रेजर्वायर से जो हीट है वो फ्लो करती है लो टेम्परेचर की तरफ, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप लो टेम्परेचर रेजर्वायर से जो हीट है वो हाई टेम्परेचर पर लेके जाएं और उसके लिए आपको वर्क ना करना पड़े। विद वर्क इट इज पॉसिबल बट विदाउट एनी वर्क ऑटोमेटिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि अब लो टेम्परेचर बॉडी से जो हीट है उसको हाई टेम्परेचर की तरफ लेके चले जाएं। ये दो फेमस जो स्टेटमेंट्स है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जो अक्सर जो है वो कोट की जाती हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट हीट इंजन है जिसको हम कार्नेट इंजन कहते हैं, जो कि ये फ्रेंच इंजीनियर थे सादी कार्नेट, उन्होंने इसको जो है वो एक्सप्लेन किया था 1824 के अंदर। ये एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर थे सादी कार्नेट, उन्होंने ये एक इंजन बनाया था जो कि हाइपोथेटिकल है, आइडियलाइज्ड है। मतलब ये एक्चुअल वर्क नहीं है, ये सिर्फ हाइपोथेटिकली है, आइडियलाइज इसको किया गया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। अच्छा, इसके अंदर उन्होंने क्या किया है, इसको इंजन को बनाने के लिए इस इंजन की जो खासियत थी वो ये थी, चूंकि ये आइडियलाइज था, हाइपोथेटिकल था, इसके अंदर जो इसकी एफिशिएंसी है वो 100% है। और वो ये स्टेट करते थे कि the efficiency of an actual heat engine is always less than that of the heat engine। कि हमेशा कार्नेट हीट इंजन से हमेशा बाकी तमाम इंजन्स की जो एफिशिएंसी है वो लेस ही होगी, क्योंकि कार्नेट इंजन एक आइडियलाइज हाइपोथेटिकल इंजन है जिसमें किसी तरह का कोई हीट लॉस नहीं है, तो इसलिए उसकी एफिशिएंसी भी 100% है। बट वो स्टेटमेंट उसका मतलब ये है कि कोई और ऐसा इंजन नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल इंजन कभी भी 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता, उसमें हीट लॉसेस होते हैं। तो दैट इज वाई वो स्टेट करते थे कोई ऐसा इंजन नहीं है जो इतना वेल एफिशिएंट हो कि उसकी एफिशिएंसी जो है वो 100% आए। कार्नेट इंजन बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक ग्लास सिलेंडर with perfectly insulating walls and perfectly conducting base, a perfectly insulated weightless and frictionless piston and cylinder। उन्होंने क्या किया कि एक ग्लास सिलेंडर लिया, उसके ऊपर एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन जो है वो अटैच किया है। ये जो पिस्टन है ये फ्रिक्शनलेस है और वेटलेस है, ना इसका वेट है और ना इसकी फ्रिक्शन है। और इसी तरह जो इसकी वॉल्स हैं इस सिलेंडर की वो परफेक्टली इंसुलेटेड है, मतलब इसमें से ना कोई हीट अंदर जा सकती है ना कोई हीट बाहर आ सकती है। और इसकी जो बेस है
ये वाली जो बेस है ये परफेक्टली कंडक्टिंग है, यानी कि सिर्फ हीट का जो इन और आउट है वो सिर्फ उसकी बेस से होगा, उसकी वॉल से नहीं होगा। तो इस तरह से उन्होंने जो है वो कार्नट इंजन कंस्ट्रक्ट किया था। अब इसकी जो परफॉर्मेंस है वो एक साइकिल की सूरत में होती है जिसको हम कार्नट साइकिल कहते हैं, और इसके 4 प्रोसेसेस होते हैं जो कि यहाँ पर दिखाए गए हैं इस डायग्राम के अंदर। कार्नट साइकिल के अंदर 4 प्रोसेसेस होते हैं जिनको हम वन बाय वन जो है वो देख लेंगे। जो डिटेल्स है वो लिखी हुई है आगे सारी, लेकिन चूंकि यहाँ पे इसके साथ पिक्चर्स जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम इस ग्राफ के जरिए इसको जो है वो एक्सप्लेन कर सकें। अच्छा, अब जैसे कि आपको बताया गया कि जो कार्नट ने जो इंजन बनाया था उसके ऊपर कुछ इस तरह का जो वो फ्रिक्शनलेस एक पिस्टन जो है वो अटैच किया गया था, और उसकी जो साइड्स हैं वो टोटली इंसुलेटेड है, और सिर्फ उसकी जो बेस है वो कंडक्टिंग, और इसके अंदर जो वो गैस या जो कार्नट मटेरियल है वो मौजूद है। अब इसको 4 प्रोसेसेस में जो है वो डेवलप किया गया। पहला प्रोसेस जो है उसको हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, जो कि ए से बी है, उसको आइसोथर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। इस केस में हम क्या करते हैं कि हम इस सिलेंडर को रख देते हैं किसी हीट रिजर्वायर पर, किसी हीट रिजर्वायर पर जो उसको हीट प्रोवाइड करता है। चूंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस जो इसको हीट प्रोवाइड करेगा, तो क्या होगा, जो इसका प्रेशर है वो जो प्रेशर है वो P से बढ़कर हो जाएगा P1, और इसी तरह इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, वो हो जाएगा V1 से V2, और टेम्परेचर भी बढ़ के T1 से हो जाएगा T2, जिसकी वजह से ये सिलेंडर जो है वो एक्सपैंड करता हुआ यहां पर आ जाएगा। ठीक है जी, सिलेंडर एक्सपैंड होगा। अब चूंकि इसमें हीट ट्रांसफर हो रही है तो इसलिए इसको हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन कहेंगे, जो कि इस कर्व से इंडिकेट है कि विद द डिक्रीज इन द टेम्परेचर वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा। फिर उसको क्या करते हैं, उसके बाद जो इसके अंदर से जो रिजर्वायर है उसको रिमूव कर देते हैं और इसको हाईली इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर रख देते हैं, यानी कि इसके नीचे जो है वो हाईली इंसुलेटिंग मटेरियल पर रखते हैं, यानी कि जिससे कोई हीट जो है वो ना निकल सकती है ना आ सकती है। जब इसको इस तरह के सिस्टम में रखेंगे जिसमें ना हीट निकल सकेगी ना आ सकेगी, इसको हम कहेंगे आइडियाबैटिक एक्सपेंशन। ये आइडियाबैटिक एक्सपेंशन होगी। अब इस सूरत हाल में भी पिस्टन जो है वो चूंकि थोड़ा सा मूव कर रहा था तो ये मजीद एक्सपैंड होगा थोड़ा सा, बट इस प्रोसेस के दौरान चूंकि ये एक इंसुलेटर के ऊपर पड़ा हुआ है तो इसमें किसी तरह का कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा, तो इसको हम कहेंगे कि ये आइडियाबैटिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में भी जो वो प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा और वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा विद सर्टेन अमाउंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अगेन जो है इसको यहां से रिमूव करते हैं और इस जगह पर अगेन हम एक हीट रिजर्वायर रखेंगे, हीट रिजर्वायर अगेन रखेंगे। अब इसमें क्या होगा कि हीट रिजर्वायर ये इसकी हीट को एब्जॉर्ब करेगा, इसकी हीट जो है वो ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी किसमें, हीट रिजर्वायर में। जब हीट इसमें एब्जॉर्ब ट्रांसफर होगी तो क्या होगा कि ये दोबारा से इसका जो प्रेशर है वो डिक्रीज होना जो प्रेशर है वो डिक्रीज होगा, वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, तो इसको हम कहेंगे कि ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है, क्योंकि हीट जो है वो रिजर्वायर की तरफ जा रही है, हीट जो है वो रिजर्वायर की तरफ जा रही है। तो इस प्रोसेस को हम आइसोथर्मल कंप्रेशन कहेंगे। इसमें जो है वो सिलेंडर वापस इस पोजीशन पर आ जाएगा, इसको आइसोथर्मल कंप्रेशन कहेंगे। उसके बाद वंस अगेन हम फिर इसका जो रिजर्वायर है वो रिमूव कर देंगे और इसको दोबारा जो है वो किसी इंसुलेटर के ऊपर रख देंगे। जब इंसुलेटर पर रखेंगे तो अगेन किसी तरह का कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा और ये मजीद जो है वो जो पिस्टन है वो कम होते होते अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा, मजीद एक्सपेंशन होगी और इसको हम आइडियाबैटिक एक्सपेंशन कहेंगे। तो इस तरह से इन 4 प्रोसेसेस, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर आइडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और फिर आइडियाबैटिक कंप्रेशन, और इस तरह से चलते हुए ये दोबारा अपनी इनिशियल स्टेट ए पर आ जाएगा। तो इसलिए ये एक साइकिल जो वो कंप्लीट हो जाएगा और इस साइकिल को हम कार्नट साइकिल कहते हैं। इस तरह 4 स्टेजेस से जो कार्नट इंजन है वापस अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। अब यहां पर ये जो डायग्राम बन चुकी हुई है, इसका ये जो इंटरनल सारा स्ट्रक्चर है ये डिनोट करेगा टोटल वर्क डन को। ये पिस्टन ऊपर नीचे जाने में जो टोटल वर्क डन हुआ है वो इसको एक्सप्लेन कर रहा है। अब हम जाते हैं जी मैथमेटिक्स की तरफ। अच्छा जी, अब इस कार्नट इंजन की अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट बटा इनपुट, और आउटपुट हमारे पास क्या हुआ, वर्क ऑब्टेन हुआ, जो पिस्टन वो ऊपर नीचे गया
और इनपुट क्या थी, हमने इसको हीट सप्लाई की, तो वर्क डन हमने डिनोट कर दिया डेल्टा डब्ल्यू से। और हीट क्या थी, Q1, क्योंकि कार्नेट इंजन के ऊपर जो हमने हाई टेम्परेचर रेजरवायर रखा था उसका टेम्परेचर Q1 था, और जो लो टेम्परेचर रेजरवायर था उसका टेम्परेचर जो है वो Q2 था। और यहाँ पे हमारे पास इस तरह से जो इंजन है वो वर्क कर रहा था। तो हमारे पास वर्क क्या है, डेल्टा डब्ल्यू। हीट सप्लाई हमने कितनी की, Q1, और हमें पता है कि डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है, Q1 माइनस Q2। और यहाँ से हमने उसकी एफिशिएंसी, जैसे कि हमने पीछे भी जो हीट इंजन में निकाली थी, इसकी एफिशिएंसी जो है वो आ जाएगी 1 माइनस Q2 ओवर Q1। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज कि इन केस ऑफ आइडियल गैस जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के। हम आइडियल गैस की बात करके जितना आप उसको टेम्परेचर पहुंचाएंगे वो उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो उसको काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा। सो हम इस रिलेशन को यहाँ पे लिख सकते हैं Q2 ओवर Q1 इज इक्वल T2, यानी टेम्परेचर को उसकी एनर्जी के साथ जो है वो इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो इस सूरत हाल में जो हम उसकी थर्मल एफिशिएंसी यानी टेम्परेचर की सूरत में जो एफिशिएंसी निकालेंगे, Q को रिप्लेस कर देंगे T के साथ, तो वी हैव दिस relation which denotes the thermal efficiency of this Carnot engine। अच्छा जी, अब इस कार्नेट इंजन के अंदर हमने देखा कि साइक्लिक प्रोसेस है कि पूरी साइकिल के बाद इंजन जो है दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ चुका हुआ है, विच मींस कि इसका जो T2 है, मतलब जो हमने लो टेम्परेचर रेजरवायर को जो टेम्परेचर भेजा था वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 या 100%, जो ये बता रहा है कि जो कार्नेट इंजन है उसकी एफिशिएंसी जो है वो 100% हो गई है। बट यहाँ पे मसला ये है कि ये जो T2 है कि लो टेम्परेचर रेजरवायर का जो टेम्परेचर 0 किया है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर जो है उसको अटेन करना मुमकिन नहीं है ऑन दी अर्थ। हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है उसको, एब्सोल्यूट 0 जो है टेम्परेचर उसको अटेन नहीं कर सकते, विच मींस के जो रियल इंजन्स होंगे उनकी एफिशिएंसी हमेशा जो है वो 100 से हमेशा कम रहेगी, वो कभी भी 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकती। तो इन द एंड वी कैन कंक्लूड नो रियल हीट इंजन operating between two heat reservoirs can be more efficient than a Carnot engine operating between the same two reservoir। कि कार्नेट इंजन के अंदर चूंकि कोई हीट लो टेम्परेचर रेजरवायर को नहीं जा रही, इसलिए हम उसको आइडियल इंजन कहते हैं। बट प्रैक्टिकली कोई ऐसा इंजन पॉसिबल नहीं है जो 100% एफिशिएंसी पे काम कर सके। जो पहला पेट्रोल इंजन जो है वो इन्वेंट किया गया था बाय निकोलस ऑटो, वो 1876 में, और डीजल इंजन जो था उसको रुडोल्फ डीजल ने इन्वेंट किया था 1892। अगेन मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये छोटी छोटी जो इंफॉर्मेशन होती हैं काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको जरूर जो है वो माइंड में रखा करें कि फर्स्ट पेट्रोल इंजन जो था निकोलस ऑटो ने इसको इन्वेंट किया था 1876 में, और डीजल इंजन जो था वो रुडोल्फ डीजल ने 1892 में उसको डिजाइन किया था, पब्लिक के लिए पेश किया था। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जी रेफ्रिजरेटर। अब रेफ्रिजरेटर जो है ये एक्चुअली हीट इंजन का उलट है, ये उसके इन्वर्ट काम करता है। अब इसमें क्या होता है, डिवाइस विच विल आइदर कूल और मेंटेन अ बॉडी टेम्परेचर बिलो दैट ऑफ द सराउंडिंग इज कॉल्ड रेफ्रिजरेटर मशीन। कि ऐसी मशीन जो किसी बॉडी का जो टेम्परेचर है उस सराउंडिंग से जरा कम रखे, हम उसको रेफ्रिजरेटर कहते हैं। अब इसके अंदर जरा जो सिस्टम है वो थोड़ा सा उलट होता है। कार्नेट इंजन के अंदर हम हॉट रेजरवायर से टेम्परेचर इंजन को प्रोवाइड करते थे, वो वर्क करके उसको लो टेम्परेचर जो रेजरवायर है उसको हीट रिजेक्ट करता था। बट ये इसके उलट चलता है, ये कोल्ड टेम्परेचर से जो हीट है उसको बाय एन एक्सटर्नल कोई भी एजेंसी जो इसके जरिए रिसीव करता है, हॉट की तरफ जो उसको ट्रांसफर करता है। डिवाइस इन विच द वर्किंग सब्सटेंस परफॉर्म साइकिल इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट दैट ऑफ हीट इंजन। यानी कि अब हम इससे उलट चल रहे हैं। हीट इंजन में हायर रेजरवायर से हम टेम्परेचर लोअर रेजरवायर की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन यहां से जो टेम्परेचर है वो लोअर रेजरवायर से निकालकर हम हायर रेजरवायर में डंप करेंगे। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो वर्क डन होगा वो असल में वही टेम्परेचर में चेंजेस के इक्वल होगा, दैट इज Q2 माइनस Q1, और इससे जो है वो Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2 लिखा हुआ है। तो इसमें जो हीट है वो इससे लो टेम्परेचर रेजरवायर से हम हाई की तरफ जो है वो मूव करवाते हैं। अब इसकी जो एफिशिएंसी है या जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस
और एनर्जी रेशियो ऑफ रेफ्रिजरेटर कहते हैं। जिस तरह हीट इंजन के अंदर हम एफिशिएंसी से उसकी परफॉर्मेंस को जब हम मेजर करते हैं, यहां पर हम उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस से मेजर करेंगे। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट रिमूव्ड फ्रॉम द हीट सिंक टू द वर्क रिक्वायर्ड टू डू सो। यानी कि ये असल में रेशियो होती है उस हीट से जिसको हम रिमूव कर रहे हैं, लो टेम्परेचर रेजर्वायर से जिसको निकाल रहे हैं, और ओवर जितना उससे वर्क किया गया है। और वर्क किसके बराबर होता है? Q1 माइनस Q2। वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास ये उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, या इसको थर्मली जो एफिशिएंसी है, जिस तरह हमने पीछे Q और T को रिलेट किया था, तो इससे उसकी थर्मल एफिशिएंसी जो है वो आ जाएगी। बाकी चीजें ऑलमोस्ट सेम ही है जैसे हमने पढ़ी हुई थी। सिंपली सिर्फ डिफरेंस इसमें इतना है कि ये हमारे पास कूलिंग का कोएफिशिएंट है और ये हमारे पास हीटिंग का कोएफिशिएंट। अच्छा, अब इसमें जो रेफ्रिजरेटर्स हैं इसकी एक और डेफिनेशन भी यहाँ पर की हुई है, वो ये है कि जो रेफ्रिजरेटर्स जो होते हैं वो जो विंटर्स के अंदर, गर्मियों के अंदर ठंडा करने का काम करते हैं, तो सर्दियों के अंदर वो गर्म करने के ऑपोजिट डायरेक्शन में भी वर्कआउट कर सकते हैं। तो इस तरह से रेफ्रिजरेटर जो है वो ऑपोजिट टू द हीट इंजन जो है वो काम करता है। अच्छा, उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज एंट्रोपी। और ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था रुडोल्फ क्लॉसियस ने 1856 में, जो असल में क्वांटिटेटिव बेसिस थी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। अब वो क्या कहते हैं, इसके मुताबिक अगर एक सिस्टम जो है किसी रिवर्सिबल प्रोसेस में जाता है और वो टेम्परेचर डेल्टा टी जो है वो अब्सॉर्ब करता है बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी, तो उसमें जो एंट्रोपी होगी, जो उसकी स्टेट में तब्दीली आएगी, यानी कि उसकी स्टेट में जो तब्दीली आएगी बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, उसको उन्होंने नाम दिया था जी एंट्रोपी का। कि एंट्रोपी जो है वो बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, जो सिस्टम में तब्दीली आती है, उसको डिनोट करता है। तो इससे पहले हम सिस्टम वेरिएबल्स के बारे में स्टेट वेरिएबल के बारे में पढ़ चुके हुए हैं कि स्टेट वेरिएबल हमने जो है वो 4 डिफाइन किए थे, टेम्परेचर, प्रेशर, और उसके बाद हमारे पास आ गया इंटरनल एनर्जी और वॉल्यूम। ये 4 थे, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और इंटरनल एनर्जी। तो एंट्रोपी यहां पर एक 5वां फैक्टर ऐड हो जाता है जो सिस्टम की स्टेट को एक्सप्लेन करेगा, जो इस बात को बताएगा कि सिस्टम की कंडीशन क्या है आफ्टर एब्जॉर्बिंग द टेम्परेचर, जो उसको हीट प्रोवाइड की गई है, उस हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी स्टेट को एक्सप्लेन करेगा, जिसको हम एंट्रोपी कहते हैं। चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव होगी जब हीट जो है वो ऐड की जाएगी किसी सिस्टम में, और नेगेटिव होगी जब किसी सिस्टम में से हीट जो है वो रिमूव की जाएगी। अब फर्ज करें यहां पर वो जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं जी कि एंट्रोपी, चूंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि एंट्रोपी डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। तो कह रहे हैं जी आपके पास 2 सिस्टम्स हैं, एक का जो टेम्परेचर है वो Q1 है और दूसरे का जो है वो Q2 है। सॉरी, एक से जो हीट है वो Q और दूसरे से T, इसका टेम्परेचर जो वो T1 है, इसका टेम्परेचर जो T2 है, और इस तरह से कि T1 का टेम्परेचर जो है वो ग्रेटर है T2 से। अगर हम इन दोनों सिस्टम को किसी रॉड के जरिए अटैच कर दे तो ऑब्वियसली हाई टेम्परेचर से जो टेम्परेचर है वो लो टेम्परेचर में जाना शुरू कर देगा। तो ये वाला जो सिस्टम है ये टेम्परेचर लूज कर रहा है, विच मीन इसकी जो एंट्रोपी है दैट इज Q ओवर T1, और ये सिस्टम जो है वो टेम्परेचर को गेन कर रहा है, तो इसकी एंट्रोपी क्या आएगी? Q ओवर T2। तो ये दोनों एंट्रोपीज का जो चेंज है वो चेंज इन एंट्रोपी आ जाएगी, यानी कि इस एंट्रोपी ने जितना इसने लूज किया और ये एंट्रोपी जितना इस सिस्टम ने हीट को गेन किया, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो चेंज इन एंट्रोपी निकाली जा सकती है, विच इज पॉजिटिव, क्योंकि सिस्टम से हीट उधर ऐड की जा रही है, और जब भी सिस्टम में हीट ऐड की जाए तो एंट्रोपी हमारे पास पॉजिटिव होती है। अच्छा, यहाँ पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंट्रोपी के साथ कि जब आप किसी सिस्टम को हीट देते हैं, किसी फर्ज करें कोई गैस ही है, अब जब गैस को हीट प्रोवाइड करेंगे तो होगा क्या कि उस हीट के मिलने से गैस के पार्टिकल्स की मोशन ज्यादा हो जाती है। वो मोशन ज्यादा होगी तो वो और रैंडमली मूव करेंगे, विच रिजल्ट इन डिसऑर्डरनेस, यानी कि जब हीट प्रोवाइड करने से एंट्रोपी चेंज होगी तो उसके साथ साथ जो पहले सिस्टम थोड़ा सा ऑर्डर में था उसमें डिसऑर्डरनेस आ जाएगी। सेम जैसे कि सॉलिड्स है या प्लास्टिक का कोई पीस ले लें, आप उसको हीट करते तो क्या होगा, उसकी ऑर्डरनेस, उसकी शेप जो है वो खराब हो जाएगी बाय एब्जॉर्बिंग द हीट, और हीट एब्जॉर्बिंग को ही हम एंट्रोपी कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो
एंट्रोपी है वो असल में जो नेचर की डिसऑर्डरनेस को भी एक्सप्लेन करेगी। A system is also defined as the measure of disorder of the system, कि जब आप किसी भी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो असल में उसका जो ऑर्डर है वो खराब होना शुरू हो जाता है, वो डिसऑर्डर होना शुरू हो जाता है, और उस डिसऑर्डरनेस की जो मेजरमेंट है हम उसको भी एंट्रोपी कहते हैं। और एक दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है जिसको हम डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, कि जब एनर्जी एक सिस्टम में से गुजर के आ जाए, एनर्जी कोई काम परफॉर्म कर चुकी हो, उसके बाद जो एनर्जी हमें मिलती है वो उतनी यूजफुल नहीं रहती जितनी फर्स्ट स्टेज पे थी। मतलब आफ्टर द यूटिलाइजेशन ऑफ द एनर्जी, एनर्जी हमेशा डिग्रेड होती जाती है, मतलब उसमें यूजफुल वर्क को करने की जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है, जिसको हम डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली सेशन जो आपके लिए बड़ा मुफीद रहा होगा। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।